हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एवापोरेशन हमारे पास। ये टॉपिक हमारे पास, इस टॉपिक में मैं इस टॉपिक के रिलेटेड इसकी डेफिनेशन को, एग्जांपल्स को और कुछ डिफरेंस है और इससे एक सवाल भी बनता है, रीजनिंग क्वेश्चन, वो डिस्कस करूँगा। बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब बात करें या डिफाइन, अगर हम एवापोरेशन को डिफाइन करें उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि इस बर्तन के अंदर फॉर एग्जांपल पानी है, उसे जैसे मैंने हीट किया तो ये बबल्स वगैरह निकलना शुरू हुए हैं। अब जब मैं इसे हीट ना करूं तो वाटर एक अपनी इनिशियल टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे हम हीट करते हैं तो वाटर अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है हीट प्रोवाइड करने से, जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। एंड अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि हमारा जो पानी होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पे एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही है कि हमारे पास एवापोरेशन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन में बेसिकली हमारे पास जो वाटर होता है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। अब एवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे लोग के दोनों को सेम समझते हैं, तो इन दोनों में बाज़ाहिर एक डिफरेंस है, यानी दोनों चीज़ें सेम नहीं है। बात करें पहले एवापोरेशन की, तो एवापोरेशन अकर्स विदाउट एक्सटर्नल हीट सप्लाई। एवापोरेशन जो होती है उसमें एक्सटर्नल हीट की नीड नहीं पड़ती, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, वाटर इन अ बॉयल लेफ्ट आउट इन द सन स्लोली एवापोरेट्स। किसी भी एक बाउल में वाटर पानी रख दें और उसे बाहर धूप में रख दें तो क्या होगा, हम जब वाटर को धूप लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्लोली एवापोरेट हो जाता है। उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने हीट नहीं दी है, एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो एवापोरेट हो जाता है। वहीं पे बात करें बॉइलिंग की, तो इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल हीट एनर्जी। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि मैंने इस एक बाउल के अंदर पानी लेके उसे हीट किया, तो मैंने एक्सटर्नल हीट एनर्जी सप्लाई की। तो बेसिकली हमारे पास बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग में हमने एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और जैसा कि यहाँ पे हीटिंग वाटर इन द कैटल, कैटल में हम पानी को अगर गर्म करें तो उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास एवापोरेशन का है, इट हैपेंस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो हमारे पास एवापोरेशन होती है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी हो जाती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, क्लॉथ्स यूजुअली गेट ड्राई इवन ऑन कूल डे। फॉर एग्जांपल, एक दिन ऐसा है जहाँ पे बादल ज़्यादा है, धूप नहीं है और आपने कपड़े सुखाए हो, तो हालांकि वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं सूखने में, पर वो सूख जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट हैपेंस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वहीं पे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो अकर्स एट ओनली बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर की हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, तो जब तक हम वाटर को 100 सेंटीग्रेड पे हीट नहीं करते तब तक वो बॉयल नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, वहीं पे हमारे पास एक और डिफरेंस आ जाता है कि इट कॉजेज कूलिंग। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है। इसे आपको सपोर्ट करना है कि हाउ इज इट कूलिंग प्रोसेस। आपको अपना आंसर देके एंड देन उस आंसर को एग्जांपल देके सपोर्ट करना होता है। तो yes, evaporation is a cooling process. For example, sweating cools the body as the sweat evaporates. जब हमें पसीना होता है, पसीना आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, तब हमें कूलिंग फील होती है। तो एवापोरेशन बेसिकली कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन कूलिंग कुछ इस तरह से है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एवापोरेशन में क्या होता है, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो नीचे रह जाते हैं, और जो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, सरफेस के ऊपर आ जाते हैं एंड उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से वो एवापोरेट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एवापोरेट हो गए, पीछे जो बचे उनके पास एनर्जी इतनी नहीं होती, तो हमें अल्टीमेटली कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग फील होती है।
अब बात करें हम बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग, क्योंकि बॉइलिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम बॉइलिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ही उस पानी का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पर वो कूलिंग की तरफ नहीं आएगा। बॉइलिंग वाटर कंटिन्यूज टू गेट हॉटर विद द हीट इनपुट, जैसे हम हीट देते जाते हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर रेज होता जाएगा बजाय कम होने के। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो एवापोरेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल है बॉयल ऑफ वाटर, बाउल ऑफ वाटर टेक्स आवर्स टू एवापोरेट। तो हमने एक बाउल को रखा हुआ है पानी का भर के, तो उसे हम जब रख दें कहीं पे धूप में कहीं पे, तो उसको एवापोरेट होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए एवापोरेशन हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है। वहीं पे जो बॉइलिंग होती है वो फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जैसे उन्हें हीट मिलेगी तो उनका टेम्परेचर हाई होगा तो हमारे पास जो एवापोरेशन होगी वो होती रहेगी। सो इट्स फास्ट प्रोसेस। अब हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं या असरअंदाज होते हैं हमारे पास। पहला तो है टेम्परेचर। अब सरफेस टेंशन हमारे पास क्या होती है, वाटर के सरफेस पे एक लेयर बन जाती है जो कि सरफेस टेंशन कहलाती है। तो उसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है इन टर्म्स ऑफ द सरफेस टेंशन के, अगर टेम्परेचर हमारा हायर होगा तो एवापोरेशन फास्टर होगी, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम देंगे उतनी जल्दी एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर एवापोरेट्स क्विकली या क्विकर देन कोल्ड वाटर, ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। सेकंड हमारे पास आती है विंड स्पीड, हवा की रफ्तार। अब मोर विंड इक्वल टू फास्टर एवापोरेशन, विंड की रफ्तार अगर बहुत तेज़ है तो हमारे पास एवापोरेशन जल्दी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अब फॉर एग्जाम्पल एक दिन है जहाँ पे बादल छाए हुए हैं पूर और कहीं से धूप नहीं है पर हवा चल रही, तो एज़ कम्पेयर टू एक दिन अगर हवा ना चले और एक दिन हवा चले, तो हम दोनों चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो जिस दिन हवा चल रही है उस हवा की वजह से हमारे क्लॉथ्स जल्दी ड्राई होते हैं, तो यानी एवापोरेशन का प्रोसेस थोड़ा तेज़ होता है। थर्ड फैक्टर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से मुराद ये है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवापोरेशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। Bigger surface area, faster evaporation. For example, a wide bowl of water evaporates quicker than a narrow glass. एंड फोर्थ आता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन स्लो होगी। ह्यूमिडिटी हमारे पास ज़्यादा होती है तो एवापोरेशन स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्राई स्लोअर ऑन ह्यूमिड डे। लास्ट आता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है उस हिसाब से भी एवापोरेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हैवी लिक्विड है तो वो इतना जल्दी एवापोरेट नहीं होता, वहीं पे पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल ऐसी चीज़ें रखिए तो वो जल्दी एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज नेचर डिफरेंट है। लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेट फास्टर। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एवापोरेट फास्टर देन वाटर। होप सो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ भी आया होगा, और अगर आपको कोई भी अभी तक क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें। थैंक यू।